चलो बेटा। हाँ जी, आवाज आ रही सबको? यस सर। अच्छा जी, चलें जी, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो ये अब जो अगला है उसको मैं समराइज तरीके से आपको बता दूंगा। उसमें अब पहले हमने बात की थी चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, उससे जो नेक्स्ट अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आती है वो होती है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है वो अब मुख्तलिफ शोबों का होता है। यानी ये जो रीजनल टैक्स ऑफिस है इसमें एक लीगल विंग होती है, साथ इसमें फिर एक ऑडिट की विंग होती है, इन्फोर्समेंट और कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन होता है। तो मैं वन बाय वन, अब इसमें होगा डेजिग्नेशन पोस्ट एक ही है, हम पहले उसको डिफाइन कर लेंगे, फिर हम लीगल को थोड़ा सा देख लेंगे कि लीगल अब किस विंग को, उसमें क्या क्या होता है, आगे पावर्स एंड फंक्शन उसके हिसाब से होंगी। इस तरह फिर हम बाकियों को वन बाय वन थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे। बाकी आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, जहां पे कोई क्यूरी आई, आपको लगा कि ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम उसको देख लेंगे। तो जो कमिश्नर है, कमिश्नर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 208 and includes any authority vested with all or any of the powers and functions of a commissioner। अब ये जो अंडर सेक्शन 208 है, ये अब कमिश्नर की पावर उसको डिफाइन करता है। तो वो सारे के सारे जो अपना इस सेक्शन के अंदर है, वो जिस भी पोस्ट को मिलती हैं, जिस बंदे को मिलती हैं, पर्सन को, वो कमिश्नर कहलाता है। अब जो एफटीआर है, अभी हमने पहले भी जब उसके फंक्शंस ऑफ पावर पढ़ रहे थे, तो अब उसी के अंदर ये भी था कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो एफटीआर करता है। तो अब उसी के तहत ये जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू एज वेल एज कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ये दोनों जो पोस्ट हैं, दोनों के लिए जो पर्सन जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो एफबीआर के थ्रू होती है। सिर्फ फर्क ये है कि ये दोनों जो है अंडर सेक्शन 208 के तहत जो है वो अपॉइंट की जाती हैं। इसके बाद अब जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है वो एक स्पेसिफिक विंग के लिए होगा। उसमें एक लीगल विंग होता है। लीगल विंग से मुराद ये होती है कि उसमें लीगल ओपिनियन जो होती है एज पर लॉ, और उसके लिए अगर कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो वो सारे विंग को जो है वो कमिश्नर जो है वो कर रहा होता है। उसमें अपील्स का डिफेंस करना, अभी हमने बात की थी कि अलहदा से एक चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अपील्स भी है। अब जब एक टैक्स पेयर या एक असेसी जो है, जब वो देखता है कि उसके जो है उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, या जो जो टैक्स है उससे उसके इनकम से ज्यादा लगाया जा रहा है, तो फिर एक डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट में चला जाता है, जो इनकी अपनी भी कोर्ट है। इवन बाद में यही अगर डिस्प्यूट वहां पे हल ना हो तो अपील जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। तो अब जब वो अपील होती है, तो जो एफबीआर है उस या रीजनल टैक्स ऑफिस है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर ये जो चीफ अपना कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू होता है वो उन अपीलों में अपीयर होते हैं, उनमें अपनी लीगल ओपिनियन देते हैं। उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशंस की अपील है वो भी यही देखता है। इंस्टीट्यूशनल रेफरेंसेस हैं, डिफेंस ऑफ कंप्लेंट्स है, अगर कोई कंप्लेंट हो गई है उसका डिफेंस करना है। और फिर इसके अलावा और बाकी जितने भी लीगल मैटर्स हैं, यानी हर वो लीगल मैटर जो रीजनल टैक्स ऑफिस से रिलेटेड होगा, वो सारे का सारा जो है वो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू लीगल जो है वो उसको करेगा। इसी तरह कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू में एक ऑडिट का होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि रैंडमली जो है, जो रिटर्न जिसने फाइल की होती है, रैंडमली लोगों को चूज किया जाता है चेक करने के लिए कि क्या वो जो उन्होंने इनकम डिक्लेयर की है वो उन्होंने ठीक की है, कहीं पे टैक्स अवर्जन तो नहीं। अवर्जन से मुराद ही होती है किसी ने जानबूझ के टैक्स तो नहीं कम अदा किया, जो कि क्राइम है। तो उसको देखने के लिए जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू ऑडिट है, वो उसका विंग जो है वो सारी वो रिस्पॉन्सिबल, उसमें वो सिलेक्शन करना, उनका ऑडिट करना, वो सारे का सारा जो है वो
उसके लिए होता है। फिर वो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको वैलिडेट करना, उसको देखना कि वो ठीक है या नहीं, ये सारे का सारा इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट के पास होता है। इसी तरह फिर एक इन्फोर्समेंट और कलेक्शन होता है। इन्फोर्समेंट और कलेक्शन से मुराद ये होती है कि वो कोशिश करता है कि जो टारगेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी ये रिसेंट बजट में है, तो वो कहते हैं जी इस दफा हमने इतना हदफ रखा है टैक्स कलेक्शन के लिए। अब उस टैक्स को एज पर प्लान कलेक्ट करना, इन्फोर्समेंट और कलेक्शन का जो एक विंग होता है वो इन चीजों को देखता है कि क्या तमाम बंदों ने जो है वो टैक्स जो बनता था वो अदा कर दिया, टाइमली हो गया, या कहीं पे भी अभी आउटस्टैंडिंग है। इन सब का जो है वो जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कलेक्शन का है हेड, वो इन चीजों को देखता है और उसकी पावर्स और फंक्शंस में यही चीजें होती हैं। फिर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है अभी मैंने बताया था, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेल्स टैक्स के बाद मैं अब आपको फिर बताऊं कि ये ऑनलाइन अब सिस्टम है। अब आप अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना जाके वहां पे विजिट करें, बल्कि अब आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपने जो है वो बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो एफबीआर से ले सकते हैं। उसमें आपको अगर एनटीएन चाहिए वो भी आपको ऑनलाइन सर्विसेज से मिल जाएगा, अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है वो भी ऑनलाइन सर्विसेज से मिल जाएगा। तो ये सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का विंग होता है वो भी अपना कमिश्नर इनकम टैक्स इनलैंड रेवेन्यू जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है। उसके बाद एक टैक्स पेयर फैसिलिटेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब एक और विंग होता है जो टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन, यानी उसकी कस्टमर सर्विस, अगर आप इसको आम जुबान में कहें, क्योंकि ये अब गवर्नमेंट का दायरा है तो यहाँ पे कस्टमर की टर्म यूज नहीं होती, यहाँ पे टैक्स पेयर की होती है। तो उसको प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी किसी का कोई अपना ट्रेनिंग वगैरह का है, पोस्टिंग वगैरह का इशू है रीजनल टैक्स ऑफिस में, उन मैटर्स को ये जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू टैक्स पेयर फैसिलिटेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स विंग जो है वो उनको देखता है। तो ये सारे हमारे जो है ये अब हमने जितने भी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है, चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है, इन सब को भी हमने जो है वो देखा है। तो अब इन सब के फंक्शंस पावर जो है उनकी डेजिग्नेटेड विंग के मुताबिक होंगी। अब आप लोगों ने इन सब को पढ़ना है कि इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जहां पे आपको लगेगा कि सर इससे समझ नहीं आ रही, वो अब आपने पूछना है यही कि कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जो है वो हर विंग को लीड कर रहा होता है। तो अब यहाँ तक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, शाबाश, फिर हम आगे करें। क्यों जी, एनी प्रोविंशियल क्वेश्चंस? गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस कलेक्ट करती है? जी सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन से हाँ टैक्सेस जी, कलेक्ट करती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्योंकि का ये मैं बताता हूँ। अब ये दो तरह से है, एक होता है फेडरल का। फेडरल जो है ना ये हमारे इनकम टैक्स हो गया, ये वाले सारे। अच्छा, अब अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी टैक्स आता होगा। जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये प्रोविंशियल मैटर है। फिर आप ये देखेंगे गाड़ियां, जिनके पास गाड़ियां वगैरह हैं उसकी रजिस्ट्रेशन पे कुछ टैक्सेस लगते हैं, प्लस हर साल जो बड़ी गाड़ी है उसका एक टोकन जो है वो रिन्यू करवाया जाता है जून के बाद। ये सारे का सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से करवाया जाता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद करती है। इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स होता है, सेल्स टैक्स जो होता है, आप इन जनरल देख लें कि जो सेल्स टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटीज होती हैं, ये सारी की सारी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जबकि जो बाकी प्रॉपर्टी टैक्स के मैटर्स आ गए, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस आ गए, ये बाकी जितने भी टैक्सेस हैं जो भी मैंने जिक्र किया है, ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है। और जी
सर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स लेती है उनका फिर जो और इदारा है वो अलग होगा एफबीआर जी से, जी बिल्कुल अलग और होता है, उनके उसकी कौन से सारी ऑफिसेस मैनेजमेंट। होते हैं? वो ये एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिस नहीं है यहाँ पे हमारे फैसलाबाद में, इसको कहते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन। ये पंजाब में इसको एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा कहते हैं, और दूसरे को रीजनल टैक्स ऑफिस कहते हैं। और इसके अलावा जी हम अभी जो बातें कर रहे हैं हम फेडरल के टैक्स की बात कर रहे हैं, हम एक्साइज और टैक्सेशन के महकमे को इसमें ले ही नहीं रहे। क्लास हाँ जी, और जी कोई? ये बुक्स कितने स्टूडेंट्स के पास हैं? सर ये बुक थोड़े स्टूडेंटों के पास है सर, मिल नहीं रही मार्केट से। उसमें मैं मार्केट में अब ना जाए, मैं नहीं आपको कह रहा, अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे तो मैं अब आपको मार्केट नहीं भेज रहा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था आप इंटरनेट पे बैठे, ये जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं ना आपको इसके नोट्स मिल जाने हैं। जी सर। ठीक है ना, आप नेट पे बैठे तो सही ना। ओके सर। आपको मैंने लास्ट वीक भी यही बताया था, जरूरी नहीं है आप दोस्तों से कहें अब हमसे पिक्चर शेयर कर दें। ये कितने के पेज हैं आप इनको खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओके कंप्यूटर सर। पे लिखना चाहें आपस में एक एक पेज अगर सारे दोस्त शेयर कर लें, हर एक एक पेज लिख के आपस में शेयर कर ले अपना उसमें वर्ड में, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। जी सर। विदन 1 आवर हर बच्चा जो है वो एक एक पेज लिख के जब ग्रुप में शेयर करेगा, ये फलां पेज नंबर है, ये फलां पेज नंबर है, तो मेरा ख्याल है कि हार्डली जो है वो 1 घंटे के अंदर सारों के पास सारे चले जाएंगे जिनके पास बुक्स नहीं है। जी सर। एक एक पेज की पिक्चर ले, हर स्टूडेंट एक एक पेज जो है उसको लिख के आपस में शेयर कर ले ग्रुप में। और इसके अलावा जी सर ये जो आपने अभी पढ़ाया है, जो इनकी सारी डिटेल है वो भी सर करनी है? ये अब आपको मैं बताता हूँ, अब आपको ना ये चीजें इल्म में होनी चाहिए सारी की सारी, 1 बाय 1 आपको सारी की सारी चीजें इल्म में होनी चाहिए कि जो चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है। अब अगर आप रीजनल टैक्स ऑफिस आपके पास कोई बात आती है तो आपको पता होना चाहिए इसका जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है रीजनल टैक्स ऑफिस में वो चीफ कमिश्नर होता है। ठीक है। चीफ कमिश्नर से अंडर फिर कमिश्नर्स होते हैं, और कमिश्नर जो है वो मुख्तलिफ शोबों के होते हैं। लीगल का अलग से होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का अलग से होता है, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन और ह्यूमन रिसोर्स का अलग से होता है, ऑडिट का अलग से होता है। यानी ये चीजें हम आपको क्यों करवा रहे हैं, ताकि कल को अगर आपने बिजनेस करना है या किसी भी टैक्स मैटर में आपने डील करना है तो आपको एटलीस्ट इन चीजों की इंफॉर्मेशन हो। अब आपका स्टूडेंट्स हैं, जब स्टूडेंट्स आते हैं अब सबको पता है ना कि जी सबसे हायर अथॉरिटी वाइस चांसलर। हाँ जी, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो आपको सबको पता है कौन है। तो ये चीजें जो है ये हमने देखनी होती हैं। और जी कोई क्वेश्चन? फिलहाल तो नहीं है। पढ़ के अगर ना समझ लगे तो इंशाल्लाह। चलें अब इसके बाद जो है ना वो आगे जो क्लास होंगी चल जाया करो उसको बाहर।
अच्छा जी, इसके बाद अब हमारा अगला सेक्शन होगा जो होगा सेल्स टैक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो हमने इनकम टैक्स के रिलेटेड पढ़ी हैं। जब मैं पहले दिन मैंने आपसे हमने बात की थी तो मैंने कहा था टैक्सेस जो हैं उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, एक को हम इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम के ऊपर दिया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स के जुमरे में आता है। अब वो जो डायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट हेड्स पढ़े, वो सारी इंफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया, डेफिनेशंस को पढ़ा। तो वो सारी की सारी थी डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। अब क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो टैक्सेशन मैनेजमेंट से है तो टैक्सेशन जो है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो अब आप नेक्स्ट जो है हमारे जो 2 लेक्चर होंगे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए जो सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पाकिस्तान के अंदर उसको सेल्स टैक्स कहते हैं। जैसा कि नाम से ही है, सेल के ऊपर आपने टैक्स देना है। और ये जो सेल्स टैक्स है, अगर आप बाजार से कोई चीज लाते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लिखा होता है, जनरल सेल्स टैक्स, तो मुझे ये बताएं कि उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है प्लस सेल्स टैक्स लिखा होता है, तो जब आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो पैसे अब आप पे करते हैं या जो बेचने वाला है वो पे करता है? क्यों जी? जो खरीदने सर वाला है वो सेल्स पे टैक्स हम करता पे है। कर रहे हैं। आप पे कर रहे हैं ना। उसका उसकी क्या एग्जांपल है? उसकी एग्जांपल ये है, मसलन अगर मैं लेक्स की एक लेता हूं तो उस पे लिखा होता है जी 55 रुपए इसकी प्राइस है प्लस 5 रुपए जीएसटी। तो अब जो दुकानदार है वो मुझसे 60 रुपए लेता है, ना कि वो कहता है जी 55 रुपए आप दे दें, जो बाकी 5 रुपए हैं सेल्स टैक्स है वो मैंने देना है। तो मतलब क्या हुआ, ये प्रैक्टिकली अब आप समझें कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंज्यूमर पे करता है। कंज्यूमर अब कौन है? जो चीजें कंज्यूम कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वो खुद भी करे, यानी बायर, अगर हम दूसरे अल्फाज में इसको सॉफ्ट वर्ड्स में बोलें तो बायर जो चीजें खरीदने वाला है वो ये टैक्स पे करता है। और अगर आगे भी उसने बेचनी है तो वो फिर इसको भी अगले बंदे से चार्ज कर लेता है। तो मीन ये जो सेल्स टैक्स होता है ये हमेशा एंड कंज्यूमर जो है वो पे करता है। तो अब इसके लिए फिर कुछ प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। और ये क्योंकि सेल टैक्स है तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट होता ही बिजनेस से रिलेटेड है। इसके अंदर अब सैलरी का, कैपिटल गेन का कोई चक्कर नहीं होता, बल्कि ये जो बिजनेस होता है उसके ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है वो सेल्स होता है। अब आपको पता ही है बिजनेस है, ट्रेडिंग का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है और सर्विसेज नेचर का होता है। तो इसके अंदर जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड शोबा होता है सेल्स टैक्स से रिलेटेड वो मैन्युफैक्चरिंग का होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा इस पे फोकस कर रही है कि जो सेल्स टैक्स है उसको इफेक्टिव वेज के अंदर जो है वो कलेक्ट किया जाए। अब इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं, ये भी इसी तरह है कि आप बगैर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ही, अब आप अगर आपको याद होगा कि ये जो पिछले 1 साल से एक रजीम चल रही है जिसमें अंदर क्या कहा जा रहा है कि जी आपने अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है और जो बंदा आपसे चीजें खरीद रहा है, आपने एक अगर 50,000 से ज्यादा चीजें खरीद रहा है तो उसके लिए अब आपने उसका शनाख्ती कार्ड लाजमी लेना है और आगे रिपोर्ट करना है। और इसके ऊपर स्ट्राइक्स भी हुई थी। अब यही वाली जो लिमिट है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले जो 50,000 थी उसको 1 लाख कर दिया है। यानी अब 1 लाख से ज्यादा अगर कोई भी कोई चीज खरीदेगा तो उसके लिए उसको अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो लाजमी नंबर वहां पे रखवाना पड़ेगा। और जो बिजनेस चीजें बेचने वाला है उसके लिए ये लाजम है कि अगर वो 1 लाख से ज्यादा की चीजें बेच रहा है तो वो जो सेल्स टैक्स अपना उसके लिए, सॉरी, जो शनाख्ती कार्ड नंबर है खरीदार का वो लाजमी उस पर मेंशन करे। अब अगर आप देखें तो घर के अंदर जितने भी बिल आते हैं, चाहे वो पीटीसीएल का बिल है, चाहे वो अपना इसका फेस्को से आ रहा है या और भी किसी इलेक्ट्रिक कंपनी से आ रहा है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, अगर आप उस बिल के ऊपर देखें तो हर कंपनी के ऊपर STN लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स नंबर। और अगर नीचे देखें तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लागू हो रहा है। तो ये सारी जो है ये करने की बात आपसे ये है कि ये
टैक्स जो है ये इनकम टैक्स से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर बहुत सारे जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको समझना भी उतना जरूरी होता है। तो अब ये पेज, अब आपके पास बुक का ये पेज नंबर कौन सा जी बताएगा कोई स्टार्ट से? ये आप शुरू इंडेक्स में जाएं। ये 310 है। 310 पेज नंबर। तो 310 के ऊपर सेल्स टैक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस का लगा होगा लोगो, ऐसे ही है। उससे ऑनवर्ड आगे डेफिनेशन शुरू हो जाती हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, से टैक्स एक्ट, हाँ जी। बेसिक इंफॉर्मेशन। आपका वो नहीं है दूसरा अपना इसमें, एक मिनट में बताता हूँ अभी। जहां पे पहले इनकम टैक्स खत्म होता है उसके बाद इंडेक्स लिखा हुआ है सेल्स टैक्स, और सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेशंस का। वो कौन से पेज नंबर पे है आपके? मेरे तो ये 313 पे आ रहा है। यहाँ पे 316 पे आ रहा है। तो 315 निकालें। 315 पे आप देखेंगे तो एक टाइटल लिखा हुआ है सेल्स टैक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और 316 पे अगर आप आएंगे तो आपको फिर वहां पे डेफिनेशंस की हेडिंग होगी। इस पे 315 पे ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग पर्पस ऑफ द एग्जिस्टिंग शेड्यूल्स। पर्पस ऑफ एग्जिस्टिंग शेड्यूल। 12 शेड्यूल हैं जी पेज नंबर 315 पे। एक मिनट। जो शुरू में इंडेक्स है आपका सेल्स टैक्स का, उसमें चैप्टर नंबर 1 ना क्या है? सर उसमें डेफिनेशन क्या है? चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन है ना, उसका पेज नंबर क्या है? सर 316 है। वो निकालें तो। सर जो सबसे पहले है ना जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स टैक्स बेसिक इंफॉर्मेशन, वो 310 पे। उसके बाद डेफिनेशन आता है वो 316 पे। हाँ जी, डेफिनेशंस वाला मैं बात कर रहा हूँ। 316 पर निकाल दी, ऊपर लिखा हुआ डेफिनेशन। डेफिनेशंस और एक्टिव टैक्स पेयर, ये है ना ये? जी लिखा हुआ। हाँ जी। अब हमने यहाँ से फिर आगे ऑनवर्ड अब इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है। क्यों? इसकी वजह क्या है? अब एक्टिव टैक्स पेयर का यहाँ पे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह पे टैक्स है जहाँ पे एक्टिव टैक्स पेयर के लिए सेल्स टैक्स का रेट कुछ और है, और जो इनएक्टिव हैं उनके लिए कुछ और है। तो इसलिए अब हमें समझना पड़ेगा कि एक्टिव टैक्स पेयर क्या है, बाकी क्या है। इसी तरह उसके बाद एप्लेंट ट्रिब्यूनल है, अप्रोप्रिएट ऑफिसर है, एरियर्स है, ऐसा ही है ना, जी सर। एसोसिएट्स हैं, एसोसिएटेड पर्संस। तो अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ के फिर आगे चलेंगे, और फिर आगे हमें अपना जो है डेफिनेशंस के बाद पता चलेगा सेल्स टैक्स का क्या होता है क्या नहीं। और इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उन्होंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में दी हुई है। जी सर। ठीक है ना? तो इसमें ये होगा कि आप लोगों को लिए ये समझना आसान होगा। सर ये नेक्स्ट में कर लेंगे जो सारा पिछला है वो। हाँ जी, ये पिछला कर लें, और मैं आज कोशिश करता हूँ शाम तक इसको सारों को अपलोड कर देता हूँ। जी सर। चलें चलें। और जी कोई क्वेश्चन? बस सर अब वो अपलोड कर दें तो फिर हम ढूंढ भी लेते हैं ना, आपका पेज नंबर कोई और है, हमारे कोई और है। नहीं नहीं, वो पेज नंबर की बात नहीं इसमें हो रही। इसमें मैं अब आपसे पहले रिकंसाइल कर रहा हूँ, फिर चीजें पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको कुछ समझ आ रही है। पेज का आगे पीछे जरूर है लेकिन तरतीब वही है। ठीक है जी? ओके सर। चलें जी, ओके जी, थैंक यू जी।